हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। दो ही क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो इनको आज करवा कर इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लगभग पूरे ही कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होगा इसके। तो मैंने बोला सही है भाई, साबित करके बताना है इसको। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको एक दफ़ा उतारेंगे। अब मेन काम आता है कि आप बताएं मुझे ज़रा ये कि मुझे इन दोनों साइड में से, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड, अब मुझे कौन सी साइड को लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो आप लोगों का कहना ये होगा सर लेफ्ट हैंड साइड को लें, क्योंकि यही काम नज़र आ रहा है, यहाँ तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने ले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उतार लिया। अब मेन काम स्टूडेंट शुरू हो रहा है। अब सोचना कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। तो आए जरा मैं आपको सोचने का जरा तरीका बता दूं स्टूडेंट। देखिए भाई, इसको देख के तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको देखना कहां पर है, राइट हैंड साइड पर। आपको ये देखना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो अगर आप अपने आंसर में गौर करें तो ये 2 आ रहा है, मतलब ये कि x प्लस वाई प्लस जेड में से ही 2 कॉमन आया होगा। ऐसा ही होगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी तरीके से यहां से इसके अंदर से कहीं से 2 निकाल पाए। सोचना कैसे कि कहीं से 2 निकाल पाए। तो इसका मतलब हमें पता है डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेने के लिए या तो कोई एक रो में से कॉमन ले सकते हैं या कोई भी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। मतलब हमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में 2 लाना पड़ेगा ताकि हम 2 को कॉमन निकाल सकें। तो आए जरा गौर करते हैं। मैंने देखा यहाँ 2z है, अगर ये भी 2x हो जाए और ये भी 2y हो जाए तो इसमें से पूरे में से 2 निकल जाएगा। तो मैंने बोला अगर मैं इस वाले x को इसके अंदर ऐड कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और ये वाले y को इसके अंदर ऐड कर दूं तो 2y। तो इस तरीके से बन जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z। और इस तरीके से 2 को कॉमन निकालूंगा। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे देखा तो 2x है, अगर मैं इस पूरे को इधर ऐड कर दूं तो ये z प्लस z क्या हो जाएगा 2z। तो 2x प्लस का 2z हो गया, और अगर इसको भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो 2y हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ओवरऑल ये बात समझ में आई कि मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ सेकंड कॉलम को और फर्स्ट कॉलम को, सॉरी सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को क्या कर देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ किसके साथ, फर्स्ट कॉलम में। तो क्या करूँगा स्टूडेंट, समझ में आई मेरे बात। ये देखें मैं क्या करूंगा, R1 पे एक ऑपरेशन अप्लाई ये कर देता हूं कि R1 में क्या करूंगा, ऐड कर देता हूं R2 को, और सॉरी कॉलम को ऐड कर रहा हूं ना मैं, तो कॉलम नंबर 1 पे ऑपरेशन ये लगा देता हूं कि कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दूंगा कॉलम नंबर 2 को और कॉलम नंबर 3 को। क्लियर है? तो आए जरा ऐड कर देते हैं, कॉलम नंबर 1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कर देते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा देखते हैं। तो भाई देखो स्टूडेंट्स, चले भाई, तो क्या हो जाएगा, ये x आगे ऐड हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2x। उसके बाद y प्लस y क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2y, और पहले से ही क्या है 2z है। क्लियर? अब उसके बाद सेकंड रो में आए जरा, तो क्या हो जाएगा, अब इसको इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि करस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको इसके अंदर ऐड करने जरा क्या हो जाएगा। तो भाई देखें x को देखें, सबसे पहले 2x है, लिख देता हूँ 2x को। उसके बाद प्लस y, अब देखिए इसको भी इसके अंदर ऐड करना है तो y प्लस y क्या हो जाएगा 2y, तो प्लस का 2y, और z प्लस z क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2z। चले भाई थर्ड में आ जाए, तो थर्ड में भी क्या होगा, ये पूरी चीज को इसमें ऐड करूंगा तो इट विल बिकम 2x प्लस का z प्लस का 2y, और इस पूरे को इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z। देख लीजिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, साफ साफ नजर आ रहा है, करके भी देखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले भाई ये हो गया। सर अब क्या करें, आए जरा मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, अभी बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को वापस वैसे ही लिख दूंगा क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं था। क्या लिखा हुआ है, x लिख दिया, क्या लिखा हुआ है y प्लस का z प्लस का 2x, और यहाँ क्या है। अब क्या करें भाई, देखो स्टूडेंट अगर आप यहाँ गौर करें पहले वाले कॉलम के अंदर तो सब में क्या है 2x प्लस का 2y प्लस का 2z, 2x प्लस का 2y प्लस का 2z सब सेम है। तो इसका मतलब मैं इस कॉलम में से इस पूरे को क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेकिंग 2x प्लस का 2y, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चले मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी। तो 2x प्लस का 2y प्लस का 2z फ्रॉम C1, क्या कर रहा हूँ, और कॉमन भी लिखिएगा टेकिंग
कॉमन 2x प्लस का 2y प्लस का 2z फ्रॉम C1। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z बाहर आ गया। अब डिटर्मिनेंट के अंदर कौन बचेगा, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, फर्स्ट कॉलम में 1 आ गया और बाकी सेकंड कॉलम अपनी जगह पर भाई, ये तो अपनी जगह पर रहा। अब सर क्या करें, टेंशन थोड़ी लेनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इनमें से 2 को कॉमन निकाल दूंगा। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, गौर करिएगा। अगर आप यहाँ गौर करें तो अब आपको यहाँ क्या करने को दिख रहा है, आप बोलेंगे सर कुछ नजर नहीं आ रहा करने को, तो पता क्या करेंगे आप ये पता क्या करें, आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 बनाने की कोशिश करें। क्या करें, 0। तो अब देखें, मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता ये हूं कि पहली रो में मतलब सेकंड रो पे एक ऑपरेशन ये लगाता हूं कि सेकंड रो में से माइनस करवा देता हूं फर्स्ट रो को, और थर्ड रो पे ऑपरेशन ले लगाता हूं कि थर्ड रो में से माइनस करवा देता हूं सेकंड रो को। इससे फायदा क्या होगा, एक तो यहाँ 0 बन जाएगा, एक यहाँ 0 बन जाएगा। सर कैसे, आए जरा आपको दिखाता हूँ। ऑपरेशन ये लगाने जा रहा हूँ और ऑपरेशन रो पे लगा रहा हूँ, क्लियर है। तो भाई देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन ये लगाने जा रहा हूँ कि रो नंबर 2 में से माइनस करवा दूंगा रो नंबर 1 में, मतलब रो नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ रो नंबर 1 से। और एक और काम ये कर रहा हूँ कि रो नंबर 3 पे भी एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि रो नंबर 3 में से माइनस करवा रहा हूँ रो नंबर 2 को। सो आए ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो ये आ गया 2 कॉमन x प्लस का y प्लस का z बच जाएगा, क्लियर। और अगर आप यहाँ देखें तो हमारे आंसर में भी नजर आ रहा है 2x प्लस का y प्लस का z, लेकिन फर्क क्या है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर क्या है 1। अभी 3 हो जाएगी इंशाल्लाह, करते रहेंगे तो आ जाएगा। चले भाई, अब यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो फर्स्ट रो को तो मैं पहली फुर्सत में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। चले बात करें सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1, सॉरी 1 में से माइनस करेंगे 1 को क्या हो जाएगा 0। y प्लस जेड प्लस 2x में से माइनस करूंगा x को, मैं लिख के दिखाता हूँ। y प्लस जेड प्लस 2x में से माइनस किसको करेंगे, x को, तो क्या हो जाएगा y प्लस का z अपनी जगह पर रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 में से एक गया, एक बचेगा तो प्लस का x ये बच जाएगा। तो बात एक ही है, मैं y प्लस का z प्लस का x लिखूं या x प्लस का y प्लस का z लिखूं, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा x प्लस का y प्लस का z। चले अब यहाँ देखें, y में से y को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चले भाई, अब थर्ड रो पे ऑपरेशन क्या है कि सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, मतलब फर्स्ट थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कराएंगे सेकंड रो से, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। x में से माइनस करेंगे, x में से माइनस करेंगे किसको, ब्रैकेट लगाएं y प्लस के z प्लस के 2x को, तो क्या हो जाएगा देखते हैं ज़रा। देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना। चले तो भाई देखिए हाँ ये रहा, तो बचा माइनस का y माइनस, चले मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में से एक x गया, कितना बचेगा एक x, तो ये बचेगा माइनस का x माइनस का y माइनस का z, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस का x माइनस का y और माइनस का z लिख दूंगा, कोई मसला नहीं है। चले उसके बाद यहाँ देखें, इसमें से मतलब z प्लस x प्लस 2y में से माइनस करवाएंगे किसको y को, तो क्या हो जाएगा z प्लस का x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा प्लस का y, तो मैं इसको यहाँ क्या लिख सकता हूँ x प्लस का y प्लस का z, ऐसे ही लिखूंगा ना, और क्या लिखूंगा। चले भाई हो गया। अब अगर आप देखें तो हम एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम 2 0 बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 0 आ गए। कोई भी एक कॉलम के अंदर 2 0 आ जाए या कोई भी एक रो में 2 0 आ जाए, तो आप उसके डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम चले भाई, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इस डिटर्मिनेंट को, कहाँ से, कॉलम नंबर 1 से, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय C1, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 0 नजर आ रहा है इसके अंदर। तो भाई देखिए क्या करूंगा, तो यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसको देखूंगा, इसकी रो को काटूंगा, इसके कॉलम को काटूंगा, तो कौन बचेगा, ये बचेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा 2x प्लस का y प्लस का z, ये तो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद ब्रैकेट आता है, उसके बाद पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, लिख दूंगा। उसके बाद
इसकी रो को काटे, इसके कॉलम को काटे, तो x प्लस का y प्लस का z मल्टीप्लाई बाय x प्लस का y प्लस का z। आपको पता है जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस सेम होती है, तो इनकी पावर क्या ऐड कर देता हूँ 1 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो मल्टीप्लाई होने वाले अगर बेसिस सेम हो जाए तो इनकी पावर क्या होती है ऐड। तो ये इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है जबकि ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या x प्लस का y प्लस का z और इसकी पावर 2। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 ही आएगा और बाकी के कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि सारे 0 है, इससे खोलेंगे तो 0, इससे खोलेंगे तो 0, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, भूल जाए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 2x प्लस का y प्लस का z और यहाँ देखें इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस क्या आ जाएगा x प्लस का y प्लस का z और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 और माइनस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, तो x प्लस का y प्लस का z एक दफ़ा लिखूंगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था और ये बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ जाके उस स्टूडेंट हमने इस बात को साबित कर दिया। अब उस स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको ये करना है स्टूडेंट, वीडियो देख ली, समझा दिया। अब आपको अगर समझा तो दिया है मैंने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके समझ में आ गया, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट आप क्या करें अभी इसी वक्त इसकी खुद ही भी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। देख ली ना वीडियो, अब आपको पता चलेगा आपको कहाँ कन्फ्यूजन फेस करी, तो वो आपको खुद पता चलेगा। तो आप इसको एक दफ़ा खुद सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। सो आज की अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। अब देखिए मेथड्स दिए जा रहे हैं, सबसे पहला क्रैमर्स रूल, दूसरा गॉस एलिमिनेशन, तीसरा गॉस जॉर्डन एंड चौथा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये सारे मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो बस क्या करना है एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। तो भाई देखिए ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जा रही है। अब आपको पता है सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे वी राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b की। a कौन होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, x कौन होगा अननोन मैट्रिक्स होगा और ये b कौन होगा ये एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। a कैसे मिला, ये सारे जो अननोन्स हैं इनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना उनको इस मैट्रिक्स में लिख देते हैं, जैसे कि 2 4 -1 आ गया, 1 -2 -2 आ गया, -5 -8 और 3 आ गया। अननोन मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारे अननोन्स लिख देंगे। तो अननोन्स कितने हैं इसके अंदर x y z, 3 अननोन है लिख दिए x y z। और बी वाला मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो ये 0 एक कांस्टेंट, 2 एक कांस्टेंट, -2 क्या है एक कांस्टेंट, तो इसको हम इसकी कॉलम में लिख देंगे 0 2 -2। अब यहाँ से मेथड लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बोला है क्रैमर्स रूल का, सो क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल के लिए याद रखिएगा आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 का पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 का पता होना चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ a3 का भी पता होना चाहिए। क्लियर, अगर पता है तो बिल्कुल आसानी से काम कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप बोलेंगे सर ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो लिख दीजिएगा वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमा a1 कॉमा a2 एंड a3। चले भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो निकाल लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो क्या आया है, वो आया है 2। अब स्टूडेंट देखें डिटर्मिनेंट तो बहुत सारी दफ़ा निकाल चुके हैं, इसलिए मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो यहाँ नहीं सिखा रहा, तो इस वजह से मैंने खुद ही निकाल लिया। और a1 की बात करें तो a1 मैट्रिक्स कब मिलेगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। a1 हमें पता क्या मिलता है, जब हम a1 की बात करते हैं ना तो फर्स्ट वाले कॉलम को हम लोग कांस्टेंट मैट्रिक्स से चेंज कर देते हैं। मतलब ये फर्स्ट कॉलम था ए मैट्रिक्स का, क्लियर। तो जब हमने a1 की बात करी तो इस फर्स्ट वाले कॉलम को हटा देंगे और इसकी जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिख दिया, तो ये बन गया a1। तो a1 का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आया 12।
और जब हम A2 की बात करेंगे तो A वाले मैट्रिक्स जो होगा ना उसके सेकंड कॉलम को हम लिख देंगे, उस सेकंड कॉलम की जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब 0 2 -2 लिख देंगे, तो वो बन जाएगा क्या, A2 मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो आया हमारे पास -4। और जब हम A3 की बात करेंगे तो A वाला जो मैट्रिक्स होगा उसके थर्ड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स से चेंज कर देंगे। तो 0 2 -2 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वो हमारे पास आया 8। अब स्टूडेंट वक्त आ चुका है क्रैमर्स रूल को अप्लाई करने का। क्रैमर्स रूल हमसे क्या बोलता है, अगर आपको x मालूम करना है, ये x क्या एक अननोन है, अगर आपको x मालूम करना है तो आप सिंपल क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 को डिवाइड करवा दें डिटर्मिनेंट ऑफ a से। मैंने बोला भाई बिल्कुल सही बात है, हमारे पास a1 का डिटर्मिनेंट है ना, वो क्या है 12, तो मैंने लिख दिया भाई 12 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी है मेरे पास, वो क्या है 2, मैंने बोला लिख देता हूं, तो क्या हो गया 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। बहुत खुश हो गया मैं। अब आए दूसरा अननोन, दैट इज y। y कब मिलेगा सर, बहुत आसान है, जब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 को डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो हमें क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a2 हमारे पास क्या है, दैट इज -4, और डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज 2। चले भाई, तो 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -2। और बात करें z की, तो z हमें कब मिलेगा, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a3 को डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a3 क्या आया है हमारे पास, 8 आया है, देख लें, उसको डिवाइड करवाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है हमारे पास, 2 आया है, तो 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4। सो स्टूडेंट एक मेथड अप्लाई हो गया, यहाँ जाके हमारा काम कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट किसकी तरफ, गॉस एलिमिनेशन। देखिए गॉस जॉर्डन मेथड में आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, इसकी वजह आप लोग खुद जानते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में जाना मैं आपको सिखा चुका हूं, तो सिर्फ मैं आपको गॉस एलिमिनेशन करवाऊंगा, गॉस जॉर्डन आपके लिए होमवर्क होगा, और बाकी इन्वर्जन मेथड मैं आपको खुद ही करवा दूंगा। क्लियर है, तो उसको नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। सो आए जरा अब गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे वही वाली, तो ये तो सब कुछ सेम है। यहाँ देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर ए बी, ए मतलब ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया। ये ए बी क्या है, ये ए बी असल में है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये बनता कैसे है, तो भाई देखिए सबसे पहले तो आप पूरा ए मैट्रिक्स ऐसा का ऐसे ही उतार दें, उतार दिया। जो ये ए मैट्रिक्स का जो लास्ट कॉलम होता है उसके अंदर अगर आप कांस्टेंट मैट्रिक्स को लेके आ जाएं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 0 2 -2, तो मैं इसको इसके ए वाले मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम में ऐड कर दूंगा, तो ये बन गया स्टूडेंट क्या, ये अब बन चुका है स्टूडेंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स को ए वाले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम में ऐड कर दिया तो हमें मिला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। खुश हो जाएं आप। चलें भाई, अब स्टूडेंट इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्लोन फॉर्म के अंदर, और इक्लोन फॉर्म तो आप सब जानते ही होंगे। तो आज जरा करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। इक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो यहां लिख दिया मैंने। अब आप देखें, आपको पता होगा ऑगमेंटेड इक्लोन फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, जबकि यहां पर 2 है। और अगर आप सेकंड रो के अंदर देखें तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, दैट इज 1। तो भाई देखो स्टूडेंट, मैं क्या कर देता हूं, असल में मैं रो को आपस में क्या करवा देता हूं, इंटरचेंज करवा देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैं क्या करने जा रहा हूं, R1 और R2 को आपस में क्या करवाने जा रहा हूं, इंटरचेंज करवाने जा रहा हूं। क्यों करवाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 आ रही है और फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, यहाँ 1 नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना देता हूँ और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देता हूँ। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो भाई जरा आए, जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखते जाएं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 माइनस का 2, या गया 2, या गया 2, या गया 4, या गया माइनस का 1 और या गया 0। और यहाँ देखेंगे तो या गया माइनस का 5, माइनस का 8, या गया 3 और या गया माइनस का 2। सिर्फ हुआ क्या, सिर्फ क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो बन गई, सेकंड रो फर्स्ट रो बन गई, सिर्फ यही हुआ है और कुछ इससे ज़्यादा काम यहाँ नहीं हुआ। चलिए भाई अब क्या करें सर, अब अगर आप देखें तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई। चलिए भाई बहुत खुश हो गया, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री तो स्टूडेंट 1 हो गई, लेकिन लीडिंग एंट्री के जब हम बिलो देखते हैं तो हमें 0 नजर आने चाहिए थे, मतलब कि ये 2 भी 0 नजर आना चाहिए था, ये -5 भी 0 नजर आना चाहिए था, जबकि यहाँ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा, इस -5 को भी 0 बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कर देंगे, ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे, एक ऑपरेशन लगेगा रो नंबर 2 पर और एक ऑपरेशन लगेगा रो नंबर 3 पर। रो नंबर 2 पे ऑपरेशन ये लगाते हैं कि रो नंबर 2 में ऐड करते हैं। अब आप बोलेंगे सर किसको ऐड करेंगे आप, आए जरा आपको बताता हूं, आप खुद ही बताएंगे। देखें ये प्लस का 2 है ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मुझे इसको 0 बनाना है, तो प्लस के 2 के अंदर किसको ऐड करूं कि ये 0 बन जाए। आप बोलेंगे सर ये प्लस का 2 है ना, अगर हम इसके अंदर ऐड करवा देते हैं माइनस के 2 को तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 0। इसका मतलब मुझे रो नंबर 2 में ऐड करवाना पड़ेगा किसको, माइनस के 2 को, और उसे एक रो से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और वो रो नंबर पता है कौन सी होगी, रो नंबर 1 से करवाऊंगा क्योंकि इसके करस्पॉन्ड में 1 है, तो क्या हो जाएगा रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। और साथ ही साथ एक और ऑपरेशन लगा देता हूं ना, किसके ऊपर, रो नंबर 3 के ऊपर। और ऑपरेशन क्या है कि रो नंबर 3 के अंदर ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे सर, देखिए भाई ये माइनस का 5 है, इससे 0 बनाना है, माइनस का 5 है इसे 0 बनाना है, तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा प्लस का 5 तो इट विल बिकम 0। तो मतलब मैं ऐड करूंगा किसको, प्लस के 5 को, और इसे रो नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आज जरा इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं और अपना काम को अंजाम दे देते हैं भाई। तो फटाफट देखिए स्टूडेंट क्या होने जा रहा है, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ऑपरेशन रो नंबर 1 पे तो है ही नहीं, तो रो नंबर 1 को फटाफट लिख देता हूं मैं। चले भाई अब अगर आप देखिए तो ऑपरेशन ये है कि पहले मैं -2 को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद ऐड करूंगा रो नंबर 2 में। तो भाई देखिए रो नंबर 1 ये रही, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 ये हो जाएगा 0। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 और प्लस का 4 ये हो जाएगा प्लस का 8। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 और माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस का 3। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 और प्लस का 0 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही होगा। अब अगर आप देखें थर्ड रो पे क्या ऑपरेशन है कि 5 को पहले रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद रो नंबर 3 में ऐड करूंगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 5, और 5 प्लस का 5 और माइनस का 5 0। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 8 ये हो जाएगा माइनस का 18। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 7 क्या हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 10, 10 प्लस का 10 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 8। क्लियर, तो ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। सर अब क्या करें, दूसरी चीज, अब फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है और उस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो 0 नजर आ रहे हैं, हम खुश हो गए। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए 1, जबकि यहाँ पर तो 8 है, मतलब ये कि इस 8 को भी 1 बनाना पड़ेगा। तो आए जरा बनाते हैं, ऑपरेशन लगाऊंगा स्टूडेंट रो नंबर 2 पर। रो नंबर 2 पे ऑपरेशन ये लगाऊंगा कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस 8 को बनाना है 0, अगर मैं इस 8 को मल्टीप्लाई करवा दूं 1 डिवाइडेड बाय 8 है, मतलब इसके रेसिप्रोकल से, तो मुझे मिल जाता है 1, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूं किससे, 1 डिवाइडेड बाय 8 से। क्लियर, तो ऐसा कर लेते हैं फटाफट ये काम भी। तो भाई देखिए स्टूडेंट फटाफट देखिए, ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो नंबर 2 पे, तो फर्स्ट रो को थर्ड रो को लिख देता हूँ। चले भाई अब क्या होगा देखिए, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा दे 1 डिवाइड बाय 8 से, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 3 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। माइनस का 4 डिवाइड बाय माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8 क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8,
4 टू ज़ा 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का हाफ। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस का हाफ लिख दूंगा। सर अब क्या करें, तो भाई देखें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई, तो उस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो हमें 0 नजर आना चाहिए था, जबकि माइनस का 18 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस के 18 को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो मैं क्या करूंगा, रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन ये लगाऊंगा कि रो नंबर 3 में ऐड करूंगा किसको, ये माइनस का 18 है तो मैं किसको ऐड करूंगा, प्लस के 18 को, और इसे कौन सी रो से मल्टीप्लाई करूंगा, रो नंबर 2 में, क्योंकि इसके करस्पॉन्ड में क्या है, 1 है। चले भाई तो कर लेते हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए। सबसे पहले ऑपरेशन लगाने जाओ थर्ड रो पर, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को लिख देते हैं। चले भाई तो थर्ड रो पे ऑपरेशन क्या है कि सबसे पहले रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 18 से, फिर ऐड करूंगा रो नंबर 3 में। तो भाई देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 18 0, 0 प्लस 0 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या हो जाएगा 18, और 8 प्लस का 18 और माइनस का 18 क्या हो जाएगा 0। 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 18 तो क्या हो जाएगा देखें, 2 9 ज़ा 18, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो 9 3 से क्या हो जाएगा 27, और 27 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। और इसके अंदर ऐड किसको करवाएंगे, माइनस के 7 को, तो क्या हो जाएगा देखें एलसीएम ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो 4 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 4 तक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 27 में से माइनस करूंगा 28 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 4। क्लियर, चले भाई तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं एलसीएम लिया स्टूडेंट, एलसीएम लेना आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ कैसे एलसीएम लेते हैं। तो भाई देखें अगर मैं आपसे बोलूँ 7 के डिवाइड में कुछ है तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप सिंपल क्या करें, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। कैसे, 27 1 का क्या हो जाएगा 27, माइनस है तो आ गया माइनस, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा 28, और 4 1 क्या हो जाएगा 4। क्लियर, इस तरीके से एलसीएम लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है माइनस के हाफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 18 से, तो माइनस के हाफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 से, तो 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 9, और माइनस के 9 के अंदर ऐड करेंगे प्लस के 8 को, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे को मिल जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ क्या लिख दूंगा माइनस का 1। सर अब क्या करें, तो भाई देखें फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या हो गई 1, और इस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें 0 नजर आने चाहिए, आ रहे। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1 है, और लीडिंग एंट्री के बिलो देखिए तो 0 नजर आना चाहिए, आ रहा है। थर्ड रो की भी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस के 1 डिवाइड बाय 4 को 1 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप बोलेंगे सर थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, और थर्ड रो पे ऑपरेशन ये लगाएंगे कि थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 है, माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 है, इससे 1 बनाना है, तो इससे मैं क्या करूंगा माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से क्या आएगा 1। इसका मतलब रो नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस के 4 से, जब जाके मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। चले भाई मैंने बोला खुश हो गया मैं। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, और ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो नंबर 3 पर, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को फटाफट लिख देता हूँ भाई, फटाफट आए जरा देखते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 क्या हो जाएगा 0, माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ जाके स्टूडेंट अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये अब किस में आ चुका है, इक्विलॉन फॉर्म आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल है, जब इक्विलॉन फॉर्म बन चुकी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक बात बताएं, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब बना था, आप बोलेंगे सर ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम जो आपने क्या किया लास्ट कॉलम के अंदर कांस्टेंट मैट्रिक्स को ले आए थे, तो अभी भी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो मैं अगर इसको वापस इसकी जगह पे पहुंचा दूं कांस्टेंट मैट्रिक्स की, और ये अभी भी क्या होगा, ये 3 ये क्या ए मैट्रिक्स होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ए था पहले भी, अभी भी यही होगा, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स था मतलब बी, तो अभी भी बी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी जगह पे पहुंचा देता हूँ। तो क्या करूंगा, तो हम क्या करेंगे, अननोन्स को फाइंड करेंगे। अननोन का मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था, एक्स मैट्रिक्स, देखें ये एक्स मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइंड एक्स बाय डिटैचिंग द लास्ट कॉलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन,
ओरिजिनल पोजीशन। तो भाई देखें स्टूडेंट, सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप क्या करें, जहां से क्वांटम मैट्रिक्स को उठा के लाए थे उसे वहीं पहुंचा दें। तो भाई देखें स्टूडेंट, तो वी गेट फ्रॉम अबव मैट्रिक्स, वी गेट फ्रॉम अबव मैट्रिक्स, वी गेट फ्रॉम अबव मैट्रिक्स, वी गेट। तो हम क्या हासिल करेंगे स्टूडेंट, हमने ये हासिल करा स्टूडेंट कि भाई देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा ए मैट्रिक्स था, लिख देता हूँ 1 माइनस का 2 माइनस का 2 0 1 3 डिवाइड बाय 8 0 0 1। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जेड तीनों अननोन्स का था। और बी मैट्रिक्स क्या था, कॉलम मैट्रिक्स था। और वो किसका था, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस पूरे को वापस कांस्टेंट मैट्रिक्स में पहुंचा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का हाफ और ये आ गया 4। क्लियर है। चले भाई, तो भाई देखिए सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, देखिए भाई अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिखाता हूं आपको। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, 2x होगा। सॉरी, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 2y। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, 2z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। सिंपल है, दो मैट्रिक्स चाहिए है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। सुनते जाइएगा। अब 0x का क्या होगा, 0x होगा। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा, y प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 3 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 8 z हो जाएगा। और किसके बराबर आएगा, माइनस के हाफ के। और देखें थर्ड वाले को, तो 0x का 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 0y का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा, z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू आ गई क्या, 4। अब यहां पर जब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, हमारे पास कितने अननोन्स बाकी रहेगा जिन्हें हमें मालूम करना है, तो वो हमारे पास रह गया x और y। तो हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को अगर मैं इस नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। और मैं y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा स्टूडेंट, अगर आपने मेरी जिसमें मैंने आपको ये मेथड बताया बहुत डिटेल में जाके, वो वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए स्टूडेंट। ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज है, एक दफ़ा नज़र डाल लेते इसके ऊपर बस। तो क्लियर है। तो सिंपल क्या करूँगा, इसका वैल्यू डालूंगा और हमारे को क्या मिल जाएगा, y और z की वैल्यू, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको नोट करें, मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो भाई नोट करें स्टूडेंट्स, मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो लिख दिया मैंने, पुट z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ z लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए z की जगह क्या आ गया, 4। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y, अब यहाँ देखिए 4 3 था क्या हो, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया प्लस का 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। प्लस का 3 डिवाइड बाय 2 है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखें दोनों का डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को एक दफा लिख दूंगा, लिख दिया। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, डेट इज नेगेटिव 2। अब जब हमारे पास y की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों है तो उसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट पुट y इज इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारे को x की वैल्यू भी मिल जाएगी। है जरा देखें, x माइनस का 2, y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2z, z की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो भाई देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 का क्या हो जाएगा 4, माइनस अपनी जगह पर 2 4 का क्या हो जाएगा 8, इज इक्वल टू 2। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप माइनस का 8 और प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, ये माइनस का 4 इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा, प्लस का 4, और ये किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के 6 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने x की वैल्यू को भी क्या कर लिया, फाइंड आउट। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए क्या कर लिया,
एक्स वाई जेड की अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो गॉस जॉर्डन मेथड आप लोगों के लिए होमवर्क है। सिर्फ क्या होता है, हमने यहाँ क्या किया इस पूरे मेथड के अंदर, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या किया था, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आप क्या करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको डायरेक्टली एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। क्लियर। और आखिरी मेथड रह गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आपको फटाफट उस मेथड से भी एक्स वाई जेड निकलवा के दिखा देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब देख लें, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। ये काम तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी आपके सामने निकाला था और वो आया था 2। क्लियर। अब सुनते यही का बात को स्टूडेंट, नाम से जाहिर होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मतलब ए मैट्रिक्स का इन्वर्स की कहीं ना कहीं बात होगी, मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होगा। मुझे एक बात बताएं, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था हम लोगों ने, कैसे, एडजॉइंट मेथड के जरिए। तो एडजॉइंट मेथड के जरिए हम कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्स, आपको पता है ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए का पता होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो एडजॉइंट ए मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आपको पता ही ये बात। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको पता ही होगा कि सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को लिखा जाता है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ए मिलता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सारे कोफैक्टर मालूम करेंगे ए के, A11, A12, A13। कैसे मालूम करते हैं एक दफा बता देता हूँ। अगर आपको इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है 2 का, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे माइनस का 1, इसकी पावर i प्लस जे, आई कौन होगा 1, जे कौन है 1, तो 1 + 1 हो गया, इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, इस एलिमेंट के माइनर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसकी रो को काटें, इसके कॉलम को काटें, तो कौन बचा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 8, 3, ये लिख दिया। और इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, तो 2 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6, उसके बाद आता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 क्या हो गया, 16 आ गया, और 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 के ऊपर पावर इवन, नेगेटिव साइन हट गया, हटा दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 16 और 6 22, तो ये आ गया माइनस का 22। इस तरीके से मैंने सारे कोफैक्टर को निकाल लिया। उसके बाद एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ए को फाइंड करना है तो सारे कोफैक्टर को इस मैट्रिक्स में डाल दिया। अब इसका ट्रांसपोज दूंगा तो मुझे एडजॉइंटेड मिल जाएगा। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कैसे लिया, देखें, ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये पहली रो थी इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये दूसरी रो थी इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये तीसरी रो थी और इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमें मिल गया स्टूडेंट एडजॉइंट ए। इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग मालूम करने जा रहे हैं ए इनवर्स को, और इसके बाद हम इजीली क्या कर लेंगे, हम अपने अननोन्स को फाइंड आउट कर लेंगे। चले भाई अननोन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो ये एडजॉइंट है जो हमने मालूम किया ये आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 2। चले भाई अब मालूम करेंगे एक्स को। एक्स मतलब अननोन मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी के। क्लियर है। तो एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अननोन्स, एक्स वाई जेड। क्लियर है। इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 22, माइनस का 4, माइनस का 10, यह आ गया 7, यह आ गया 1, यह आ गया 3, यह आ गया माइनस का 18, यह आ गया माइनस का 4, और यह आ गया माइनस का 8। क्लियर। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो बी हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0, 2, माइनस का 2, तो यह आ गया 0, यह आ गया 2, और यह आ गया माइनस का 2। यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना, इंशाल्लाह नहीं होगा। सर अब क्या करें, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और यहाँ देखिए ये आ गया हाफ, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा 0, माइनस का 4 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 2 सा क्या हो जाएगा 20, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 7 0 सा क्या हो जाएगा 0, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 1 2 सा क्या हो जाएगा 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 18 0 सा क्या हो जाएगा 0, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 2 सा क्या हो जाएगा
16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा आए ज़रा देख लेते हैं। 20 में से 8 गए तो इट विल बिकम 12, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6 में से 2 गए कितने बचे 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। 16 में से 8 गए तो क्या बचेंगे 8 बचेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले भाई, तो मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे काम करवाना है, तो बस थोड़ा सा रह गया है, हम अपने अंजाम पे बस पहुंच ही गए, लगभग हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा देखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x y z, ये किसके बराबर आ गए आए जरा देखते हैं। तो भाई देखिए स्टूडेंट, ये हाफ क्या के इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कर देता हूं। तो 12 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस के 4 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 8 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास x y z ये किसके बराबर आ जाएंगे आज जरा देख लेते हैं, लगभग हमारा काम हो गया है। तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 6, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा माइनस का 2, 8 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, y हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, और z हमारे पास क्या आ गया 4, और यही हमारा क्या है आंसर है। और यहाँ जाके स्टूडेंट हम लोगों ने जो इन्होंने हमें करने का बोला था क्वेश्चन नंबर 12 में, हमने सारे मेथड से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लोग अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई जेड को मालूम कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ चेक भी करी होगी, चाहे वो गॉस एलिमिनेशन मेथड हो आंसर सेम आया, गॉस जॉर्डन मेथड हो आंसर वो जब भी वही आएगा, क्रैमर्स रूल हो जब भी आंसर वही आएगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो जब भी आएगा। लेकिन सबसे आसान मेथड कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। मेरे हिसाब से सबसे आसान जो मेथड होता है ना दैट इज क्रैमर्स रूल। सबसे आसान मेथड मुझे यही लगता है स्टूडेंट, पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है, आसानी से हमें मिल जाता है। बाकी सब तो मुझे काफ़ी लॉन्ग लगते हैं, परेशानी वाले लगते हैं। वैसे आपको करवाना था करवा दिया। आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इनकी बहुत डिटेल में जाना है तो आपको पता है क्वेश्चन करवा चुका हूँ, उसमें बहुत डिटेल में करवाया है, और यहाँ तो सिर्फ मैंने आपको जल्दी जल्दी में करवाया है ताकि आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, बस क्लियर है। आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।